तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर रखी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बात कर रखी है अभी तक के, जहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड किस तरीके से आप एक कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करके हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू एज वेल एज जो रेट ऑफ रिटर्न है इनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या किया था, देखा हुआ था, राइट। एंड देन फिर उसके बाद एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन मतलब कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां से आपको एक फिक्स्ड रेट से क्या मिले, रिटर्न मिले। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसी सिक्योरिटी जहां से आपको एक फिक्स्ड रेट से क्या मिले, रिटर्न मिले, उसे हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहते हैं। जिसका एग्जांपल बैंकों के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है या फिर बॉन्ड्स हो सकते हैं, चाहे किसी पब्लिक कंपनी के हो, चाहे किसी गवर्नमेंट के हो, या फिर डिबेंचर्स हो गए आपके। ये सारे आपके फिक्स्ड सोर्स वाले इनकम है। मतलब एक बार वहाँ पैसा डाल दो, वन टाइम आप वहाँ पैसा डाल दो, आपको रेगुलरली एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होते रहेंगी, वहाँ से जनरेट होते रहेंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के जो ये फिक्स्ड इनकम वाले जो सिक्योरिटीज़ या फिर सोर्सेज होते हैं, क्या हमने वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम लोगों का डिस्कशन था, और एक अल्टीमेट कंक्लूजन ये था कि आप लोगों ने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर पोर्टफोलियो मीन्स आप लोगों ने कुछ पैसा रिस्क मार्केट में यानी कि रिस्क सिक्योरिटीज़ के अंदर भी डालना चाहिए, तो कुछ कुछ आप लोगों को फिक्स्ड इनकम मतलब डेप्ट के अंदर भी डालना चाहिए। तो इसका हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा था और बोला था कि भाई कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड, जितने भी पब्लिक लिस्टेड जो जितने भी आपके पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, उनके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जनरली ये बैंकों के अंदर प्रोवाइड की जाती है, और जो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो सीनियर सिटीजन को ही किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, या मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट की एक योजना है, प्रधानमंत्री व्यय वैधना योजना, जो एलआईसी के थ्रू ये क्या कर रही है, अपनी ये योजना को बेच रही है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात किया था हमने, ये जो बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंपेनिंग का पार्ट था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ पर 8.1% का क्या दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और भी फिर हम लोगों ने अदर टाइप्स ऑफ जो फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनकी बात की थी, जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर आरडी बनाना, एमआईएस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक में पैसे डाल सकते हो, आरडी है, बैंक एफडी है, पीपीएफ है, आरबीआई के बॉन्ड्स है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री व्यय वैधना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड अदर रिलेटेड इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम्स या उसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, अटल पेंशन योजना, पेंशन एंड यूनिटी, सेवेरियन गोल्ड स्कीम्स, स्टॉक्स एंड इक्विटी, ठीक है। अच्छा, स्टॉक्स से इक्विटी रिस्की भी है, तो कुछ फिक्स्ड सोर्स वाले भी आपके पास होते हैं। कैपिटल गेन मतलब कि कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बेचना, म्यूचुअल फंड से इनकम, कंपनी डिपॉजिट से इनकम, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एक इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस है, जहां से आपको क्या मिल सकता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिल सकता है। सो ये बात हम लोगों ने कब की थी, प्रीवियस क्लास के अंदर की थी, राइट। चलिए आज कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर कॉपी पे कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग सबसे पहले तो अपने कॉपी पर एक हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के 2 पेज, जिनका आज फर्स्ट डे है, वो अपने स्टार्टिंग के 2 पेज को क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि ये जो फर्स्ट डे के अंदर जो चीज़ें लिखवाया था या जो चीज़ किया था वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी होंगी। आप लोग अपने 3rd पेज से आज का क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले आप लोगों को ये पूरे चैप्टर का या पूरे इस कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो हम यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं ना, तो इसका मैं आपको एक आउटकम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अल्टीमेटली क्या सीखने वाले हैं। मतलब हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है इस चैप्टर को सीखने का। सर पहला मोटो तो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करने। सर अगर देखो आप अच्छे से करोगे ना एग्ज़ाम, सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छे स्कोर से पास करोगे, राइट। आप सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छे स्कोर से पास करोगे, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपकी सीनियर बैच ऑलरेडी रह चुकी है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट 90 प्लस 80 प्लस के साथ क्या किए हैं,
की है। बस आपको थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखना है सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो सबसे पहला अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कैलकुलेट बॉन्ड्स प्राइस, मतलब आपको क्या सीखना है, बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड मतलब जो एक सिक्योरिटी है, फिक्स्ड सिक्योरिटी है, जो कंपनी या कोई बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, इशू करती है। तो आपको क्या निकालना सीखना है, बॉन्ड का क्या मार्केट में आज प्राइस होना चाहिए, या उस बॉन्ड से हमें मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, दोनों बातें निकालते आना चाहिए। इसी को मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालते आना चाहिए एंड फ्यूचर वैल्यू भी निकालते आना चाहिए। दोनों बातें आना चाहिए आपको, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते आना चाहिए एज वेल एज आपको फ्यूचर वैल्यू भी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज क्या भाव चल रहा है वो बताओ, मार्केट प्राइस क्या है आज उसका, आज इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आज का भाव बताओ। और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद क्या उसका भाव अपने को मिलने वाला है वो बताओ, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो हमें दो चीज़ें सीखनी है, कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस इन द सिचुएशन प्रेजेंट वैल्यू एंड इन द सिचुएशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। मतलब हमें दो कंडीशन, दो सिचुएशन में क्या करना है, बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेशन करना सीखना है, करेक्ट। उसके अलावा आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप अमंग द बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड का क्या प्राइस चल रहा है, जनरली हम इसको पी से डिनोट करेंगे। कूपन रेट, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, कूपन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। जनरली बॉन्ड पर जो हमें ब्याज मिलता है उसे हम इंटरेस्ट ना बोलते हुए कूपन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स टिक साइज होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ इतना इतना पैसा मिलने वाला है। सो कूपन रेट को आप सिंपली लैंग्वेज में समझने के लिए क्या समझ सकते हो, इंटरेस्ट। हालांकि इसको हम डिनोटिंग करते समय सी से डिनोट करेंगे, कूपन रेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, सी से। बॉन्ड प्राइस को किससे डिनोट करेंगे, पी। अच्छा, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आएंगे, P0 एंड P1। P0 जनरली प्रेजेंट वैल्यू के लिए करेंगे और फ्यूचर वैल्यू के लिए P1 हम वर्ड यूज करेंगे, राइट। तो जीरो मतलब आज जीरो पे खड़े, मतलब प्रेजेंट में खड़े, वन मतलब फ्यूचर में खड़े, राइट, ओके। इसके अलावा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, मैच्योरिटी प्राइस का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू के फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है। एंड तो जो मार्केट डिस्काउंट रेट है, ठीक है, इसी को हम लोग आर भी बोलते हैं। आर मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आप क्या रेट से कमाने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जैसे हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैंने यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ मुझे 10% के हिसाब से रिटर्न मिल जाना चाहिए, या 12% के हिसाब से मिल जाना चाहिए, या 8% के हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो मार्केट डिस्काउंट रेट है, जिसको हम लोग YTM भी बोलते हैं, कि यील्ड टू मैच्योरिटी में आप जब निकालोगे मैच्योरिटी की वैल्यू तो क्या रेट से डिस्काउंट करोगे, तो ये मार्केट डिस्काउंट रेट है आपका, जिसे हम लोग आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आर से डिनोट करने वाले हैं, राइट। यानी कि आपका पहला जो लर्निंग है वो क्या है, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करना। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है आपका, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। मतलब आप ये इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर टॉपिक है जो आप सीखने वाले, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ओके। उसके अलावा डिफाइन स्पॉट रेट, स्पॉट का मतलब होता है आज क्या भाव चल रहा है, एंड कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बॉन्ड यूजिंग द स्पॉट रेट। मतलब जो अलग अलग स्पॉट रेट्स दिए होंगे तो उस स्पॉट रेट से आपको ओवरऑल बॉन्ड का प्राइस कैसे निकालना है वो आप लोगों ने सीखना है। उसके अलावा डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द फ्लैट प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट एंड फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड। मतलब कि एक मिड ड्यूरेशन के लिए अगर मुझे, जैसे मान लो 5 साल का बॉन्ड का वैल्यू है, तो 5 साल में मुझे चाहिए कि 3 साल के बाद उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, मुझे वो देखना है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है अगर मैंने कहीं पर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 साल तक मैच्योरिटी तक रुका ही रहूँ। अगर मुझे प्री मैच्योरिटी अगर कभी इमरजेंसी पड़ गई तो क्या मैं फंड अपना विड्रॉ नहीं कर सकता, ऑब्वियस कर सकता हूँ। तो फिर अगर मैं बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉ करता हूँ तो फिर मेरा वैल्यूएशन कितना बनता है ये मुझे निकालते आना चाहिए। उसके अलावा डिस्क्राइब मैट्रिक्स प्राइसिंग, मतलब जो अलग अलग प्राइसिंग के कॉम्बिनेशन रहते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स प्राइसिंग बोलते हैं, करेक्ट। ये उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कैलकुलेट एनुअल यील्ड, यस, यील्ड मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए ऑन द बॉन्ड फॉर वराइंग कंपाउंडिंग पीरियड इन द ईयर। अब पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, कंपाउंडिंग मंथली भी हो सकता है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी हो सकता है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकता है, तो कंपाउंडिंग ईयरली भी हो सकता है, राइट। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि आप एक प्रॉपर ड्यूरेशन पर क्या करते हो, कंपाउंडिंग करते हुए चलते हो, राइट। एक प्रॉपर ड्यूरेशन पर हम क्या करते हुए चलते हैं, कंपाउंडिंग करते हुए चलते हैं।
कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट यील्ड मेजर टू फिक्स्ड रेट बॉन्ड एंड द फ्लोटिंग रेट। देखो बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे बॉन्ड जिसमें बिल्कुल आपको फिक्स्ड रेट ऑफ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, पहले से डिसाइडेड है, और एक होता है फ्लोटिंग रेट्स, मतलब कि उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशंस पे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेट, जो फ्लक्चुएट होते रहता है। वैसे तो हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर फिक्स्ड के ऊपर ही फोकस करना है, फ्लोटिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न, ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक का डिस्कशन का मुद्दा नहीं रहने वाला। अच्छा, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट यील्ड मेजर्स, ठीक है, यानी कि जो मनी मार्केट से हम लोग जो पैसे जनरेट कर रहे हैं वहाँ से कितनी यील्ड जनरेट हो रही है, ये हमने सीखना है इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफाइन एंड कंपेयर द स्पॉट कर्व, ठीक है, तो जनरली हम ग्राफिंग वगैरह सीखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है, सो हम ग्राफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले नहीं हैं। डिफाइन फॉरवर्ड रेट्स एंड द कैलकुलेट स्पॉट रेट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड रेट्स, ठीक है, अगेन ये सारे जो टॉपिक्स है आपके फॉरवर्ड रेट्स, ग्राफ्स, ये आप लोगों को इस यूनिट या इस टॉपिक में नहीं आएंगे, ये आप लोगों को फाइनेंशियल डेरिवेटिव में काफ़ी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, राइट कहाँ पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और देखो फाइनेंस है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, आईएपीएम कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस से, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव से, राइट। तो ये कनेक्टिविटी आपस में एक दो चैप्टर्स की, एक दो टॉपिक्स की रहेंगी ही रहेगी, करेक्ट। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्ट कि हम क्या क्या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं, राइट। चलिए सो आगे बढ़ता हूँ। सर ये लिखना था कि कहीं पर, नो अभी नहीं लिखना था, जहाँ पे लिखने का रहेगा मैं वहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि बेटा इसको लिखना है, चलिए लिखेंगे ऐसा, राइट, ओके। सो अब सवाल उठता है व्हाट इज फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम क्या है सर, समझ में आ गया ना सर, आगे बढ़ते हैं ना। यस, बस छोटी सी हिंट दे देता हूँ जिन लोगों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है कि फिक्स्ड इनकम क्या है, तो आप बस इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं, इस इमेज से समझ सकते हैं कि फिक्स्ड इनकम क्या है, ठीक है। तो ये है एक आपका बॉन्ड इन्वेस्टर, मतलब समझ लो ये आप हो, ठीक है। बॉन्ड इन्वेस्टर मतलब जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपके पास के पैसे आपने किनको दिया, तो जो भी बॉन्ड इशूअर होता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो चाहे कोई कंपनी हो, तो आपके पास से पैसे किनके पास आ गए, इनके पास आ गए, राइट। और बदले में ये आपको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट, जिसे हम कूपन अमाउंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कूपन भी बोलते हैं। तो आप कूपन अमाउंट बोल लो चाहे इंटरेस्ट बोल लो, ये आपको क्या करेंगे, वापस करेंगे, प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस करेंगे, मतलब जो आपने ओरिजिनली दिया था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इनको ये 1 ईयर के लिए दिया था, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, और इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम आपको 10% का कूपन रेट देंगे, तो $100 पे 10% निकालूंगा तो $1 होता है, तो $10 होता है, 100 का 10% कितना होगा, $10 होगा, तो $10 प्लस $100 मतलब कि कुल मिलाकर $110 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इनको वापस मिल जाएगा, मीन्स आपको वापस मिल जाएगा। तो ये फिक्स था पहले से कि हाँ हमें इतना % तो मिलना ही मिलना है, राइट। ये चीज़ पहले से क्या थी, फिक्स्ड थी, करेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम, या ऐसे सोर्सेज जहां हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम। चलिए तो लिखना शुरू कीजिएगा, निकाल लीजिए कॉपी, ज़्यादा बड़े बड़ी चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें ही लिखवाते चलूंगा, ठीक है। लिखिए, हेडिंग दे दीजिएगा सबसे पहले आप लोग, व्हाट इज फिक्स्ड इनकम। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए आप लोग, व्हाट इज फिक्स्ड इनकम। यस, जल्दी से, व्हाट इज फिक्स्ड इनकम। पूरा पूरा भी नहीं लिखना है, ठीक है, लिखेगा इसमें फिक्स्ड इनकम मीन्स, चलो मैं भी लिखते चलूँ आपके साथ साथ, यस यहाँ लिख रहा हूँ मैं भी, फिक्स्ड इनकम मीन्स, फिक्स्ड इनकम मीन्स, फिक्स्ड इनकम मीन्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, fixed income means return on the investment to the investor throughout the year constantly on a specific amount is called fixed income. इसके आगे लिख सकते हो द
ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम इज द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम इज प्री डिसाइडेड। मतलब जो फिक्स्ड इनकम का जो ड्यूरेशन होता है वो कहीं ना कहीं पहले से ही क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम इज प्री डिसाइडेड एज वेल एज कूपन रेट या कूपन अमाउंट भी लिख सकते हो आप, कूपन अमाउंट ऑब्लिक रेट इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड। और ये भी पहले से कहीं ना कहीं क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, राइट। तो होप ये बात आप लोगों ने लिख लिया है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आगे बात करेंगे हम लोग। हेडिंग देना आप लोग व्हाट इज बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि मेन आप लोगों को जो डिस्कशन करना है वो किसके ऊपर करना है, बॉन्ड के ऊपर। तो आप लोगों ने हेडिंग देना है व्हाट इज बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड। तो लिखिएगा बॉन्ड के बारे में, इट रेफर्स टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट रेफर्स टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हो सिक्योरिटी विच कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम are issued by either government and company is called bond, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई बॉन्ड क्या है, तो फिर बॉन्ड भाई एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक सिक्योरिटी है, एक पेपर का, एक कागज का टुकड़ा है जो कि एक फिक्स रेट ऑफ इनकम कैरी करता है। मतलब बॉन्ड का एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक फिक्स्ड रेट से क्या करता है, इनकम कैरी करता है। मतलब उस बॉन्ड पर आपको क्या मिलने वाला है, एक फिक्स्ड रेट से इनकम जनरेट होने वाली है, और जनरली इशूड बाय, और इसे हमेशा कौन इशू करेंगे, या तो कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या तो कोई ना कोई कंपनी करेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन ये बॉन्ड इशू नहीं कर सकता, राइट। चलिए, अब बॉन्ड के भी क्या होते हैं, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो एक तो फिक्स्ड आपको इनकम देता ही देता है, साथ में फ्लोटिंग भी आपको क्या करता है, इनकम प्रोवाइड करता है। फिर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फ्लोटिंग इनकम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। फ्लोटिंग इनकम वाले जो बॉन्ड होते हैं, फ्लोटिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलते रहेगा, और फिर उसके मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलने वाला है। डन। चलिए ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही है, मैं जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को एक बार अवेयर करवा दूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आगे यूज होने वाली है। बॉन्ड तो समझ गया, ठीक है। अच्छा, ट्रेजरी बिल क्या होता है? सो ट्रेजरी बिल क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जनरली ट्रेजरी बिल कौन इशू करती है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो ये ट्रेजरी बिल क्या है, तो एक बिल होता है जिसके बदले, जैसे कि मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले रखा है और मैंने वो काम शुरू कर दिया। अब आपको पता है गवर्नमेंट का पेमेंट तुरंत तो निकलता नहीं है, गवर्नमेंट के पेमेंट्स निकलने में कई बार क्या होता है, समय लग जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने का एक ट्रेजरी बिल दे देती है कि लो ये हम तुमको अश्योरेंस दे देते हैं कि ये तुम्हारा बिल है, तुम ये बिल किसी को भी दिखाकर पैसे ले सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आपने जो काम किया होता है उसका एक अमाउंट मेंशन होता है, जो कि आप कहीं से भी उसको डिस्काउंट करवा सकते हो, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल पर भी क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर बात करें ट्रेजरी बिल की तो वहाँ पर भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बहुत ही कम रहता है। तो हम कभी भी ट्रेजरी बिल को एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो हमको नहीं देखेंगे, करेक्ट। ओके, असेट्स बैक्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता होगा, ये एक और आपके सामने है। क्या है,
इन्वेस्टमेंट का तरीका है, तो क्या होता है असेट्स बैक्ड सिक्योरिटी। देखो असेट्स मतलब सभी को पता है प्रॉपर्टी जिनको हम फ्यूचर में क्या भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बैक करना मतलब उसको हमने कहीं ना कहीं गिरवी, मॉर्गेज या फिर उसको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है। तो ऐसे फाइनेंसिंग सोर्सेस जहां पर हम असेट्स बैक्ड करते हैं, बैक्ड मतलब उसको हमने कोलैटरल के तौर पर यूज किया। अब कई लोग बोलेंगे सर कोलैटरल क्या होता है, तो बेटा कोलैटरल मतलब होता है किसी चीज को हैंडओवर का, मतलब आप सामान हैंडओवर नहीं कर रहे हो बट एक आपने सिक्योरिटी दे रखा है कि ठीक है अगर मैं फ्यूचर में कभी आपके पैसे वापस नहीं कर पाया तो आप मेरी जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो उठा के बेच के अपने पैसे वसूल कर लेना। तो उसको बोलते हैं असेट्स बैक्ड सिक्योरिटी। यानी कि एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो, इसी को मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ, लोन दे रहे हो। तो लोन अगर किसी को दे रहे हो और बदले में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रख रहे हो, तो लोन से भी तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या होने वाला है, जनरेट होने वाला है, राइट। अच्छा, ईटीएफ, जितने लोग शेयर मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे उनको ये ईटीएफ बहुत प्यारा लगता होगा, ठीक है। क्या होता है सर ईटीएफ? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि ये ऐसे फंड होते हैं जो डायरेक्टली किसी कंपनी पर न लगते हुए किसी इंडेक्स में लगते हैं या किसी एक्सचेंज के ऊपर फंड लगते हैं। जैसे निफ्टी के ऊपर आपने पैसा लगा दिया, सेंसेक्स पर आपने पैसा लगा दिया, यानी किसी इंडेक्स पर आप फंड लगा रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो कि एक्सचेंज में ट्रेड तो हो रहा है लेकिन किसी इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर ट्रेड ना होते हुए वो कहाँ ट्रेड हो रहा है, किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर मार्केट की बात करूं तो मेन 2 एक्सचेंजेस होते हैं, कौन कौन से? यस, मन में आप बोल सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स, ठीक है। और आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी, ठीक है। और फिर निफ्टी के अंदर देयर आर सो मेनी इंडेक्सेस। निफ्टी के अंदर करीबन करीबन 80 से भी ज़्यादा क्या है, इंडेक्सेस है। जैसे निफ्टी 50, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, ठीक है, निफ्टी 20, गोल्ड, निफ्टी गोल्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको सेक्टर्स के अंदर क्या मिल जाएंगे, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप। सो देयर आर सो मेनी निफ्टी के क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स। तो वहां पैसे लगा रहे और वहां से भी हमको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिक्स्ड इनकम विद म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड सही है बॉस, सभी ने सुना भी होगा और शायद काफी सारे लोग करते भी होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। इफ करते हैं तो भाई आई विल अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम जो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अर्ली एज से क्या करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सच में सही है बॉस, ठीक है, क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है वहां पर, ठीक है। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि हम कोई बैंक वगैरह में जो डिपॉजिट रखते हैं ना, एफडी, उसी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहा। सर उसे तो फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है, एक ही बात है। डिपॉजिट का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है क्योंकि आपने वहां कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या रखा है, पैसा, उसी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोल दो या उसी को फिक्स्ड डिपॉजिट बोल दो, एक ही बात है, राइट। अच्छा, ये कुछ टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, करेक्ट, मनी मार्केट के अंदर, उसके अलावा बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूएस ट्रेजरी बॉल है, उसके जगह हमको यूएस ट्रेजरी बिल है तो उसकी जगह आजकल इंडियन ट्रेजरी बिल भी क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। सो दिस इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट, ठीक है, राइट। ये सभी आपके लिए उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब आप लोग अपनी कॉपी पर अगली हेडिंग देना वैल्यूएशन ऑफ, अगली हेडिंग देना आप लोग अपने कॉपी के ऊपर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, राइट, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कि हम बॉन्ड का वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। कॉपी पर अगली हेडिंग देना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कि हम हमारे बॉन्ड का वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो होप सभी को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि बॉन्ड क्या है, एक सिक्योरिटी है जो आपको क्या जनरेट करके देती है, फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देती है, राइट। सभी ने हेडिंग लिख लिया है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, तो ठीक है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन मतलब अब प्राइस निकालेंगे हम लोग, क्या निकालना सीखेंगे, बॉन्ड के प्राइस को निकालना सीखेंगे, राइट। अच्छा, कैसे निकालेंगे सर? चलो मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर कुछ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह लिखे, ठीक है, बाकी हम यहाँ पर कुछ सिंपल वर्ड में इसका क्या करते हैं, प्राइस का एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, मुझे बॉन्ड का क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। मुझे आज क्या बॉन्ड का प्राइस चल रहा है मुझे वो चाहिए, जिसे मैं शॉर्ट में P0 भी बोल सकता हूँ। मुझे आज का प्राइस चाहिए, नाउ हमारे बॉन्ड का क्या वैल्यूएशन है, क्या प्राइस है, राइट। चलो, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, आपको बॉन्ड के ऊपर एवरी ईयर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। बॉन्ड के ऊपर एवरी ईयर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पर कूपन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे?
कूपन के नाम से जानेंगे, राइट। तो जो भी आपको कूपन सी, कूपन को हम कैसे डिनोट करेंगे, सी डिवाइडेड बाय 1+r। सर ये 1+r का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको ये जो बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या रेट से मिल रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे डिस्काउंट। उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट। अब ये 1 साल के लिए मिल सकता है, 2 साल के लिए मिल सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सो मेनी ईयर्स, ठीक है। तो आपको कितने भी सालों के लिए मिल सकता है, तो जितने साल तक का ब्याज मिल रहा है उतने साल तक के ब्याज को आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट करना होगा, ठीक है। ये जो आपने कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय 1+r टू द पावर n, ये कब तक के करना है, c डिवाइडेड बाय 1+r टू द पावर n। जितने साल का बॉन्ड है, जितने साल का ब्याज मिल रहा है वो, करेक्ट। तो इन सबको आपने क्या करना है, आपस में ऐड करना है, ये जितने भी सालों के लिए आ रहा होगा, डैश 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 एंड टाइम तक के, ठीक है। जितने भी साल का क्वेश्चन में डाटा दिया है वो, प्लस देखो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट के अलावा आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है, राइट। आपको क्या भी मिलती है, मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है। तो मैच्योरिटी अमाउंट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो मैच्योरिटी वैल्यू को हम m.v. से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर अगर मैच्योरिटी वैल्यू को हम उससे भी कर सकते हैं, या सिंपल सा आप उसका बॉन्ड का प्राइस भी आप उसको बोल सकते हो, राइट। तो जब मेरा जो नॉर्मल जो बॉन्ड का प्राइस है उसको भी अगर मैं डिवाइड करूं, जो फ्यूचर, ठीक है, इसी को आप या तो फ्यूचर P1 भी बोल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू को हम P1 से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको एक और वर्ड से भी डिनोट किया जा सकता है, किससे, फ्यूचर वैल्यू, ये भविष्य में कौन सी आपको वैल्यू मिलने वाली है, डिवाइडेड बाय 1+r टू द पावर n, 1+r टू द पावर n, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला, और सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको एक प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीजों को देखो डिस्काउंट कर रखा है। क्या कर रखा है, डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला पहले तो नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, राइट। ये फॉर्मूला क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सर फिर इस फॉर्मूले का मतलब बताओ ना, ये जो यहाँ पर आपके नोट्स में फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, सेम ही मतलब है, ये जो फॉर्मूला है दोनों का मतलब सेम ही है। सर ऐसे कैसे, सर ये बहुत लंबा है, सर ये छोटा सा फॉर्मूला है। देखो क्या इस फॉर्मूले का मतलब, अब समझाता हूँ। समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, मतलब ये जितने भी साल का आपके पास इंटरेस्ट आया है उन सारे इंटरेस्ट का हमने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अच्छा, CN मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए आपको कूपन मिल रहा है वो, डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसा ये पहला साल हो गया था, ये दूसरा, ये फर्स्ट ईयर हो गया था, ये सेकंड ईयर हो गया था, ये थर्ड ईयर हो गया था, ऐसे जितने भी सालों के लिए मिल रहा है वो। तो CN मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो भी कूपन अमाउंट आपको मिली वो, डिवाइडेड बाय 1+ YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिला है, मतलब इन शॉर्ट R, ठीक है, इन शॉर्ट R टू द पावर n। मतलब ये जो हम अलग अलग ईयर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो उसी को उन्होंने यहाँ पर एक YTM का रेट निकाला और सबको एक साथ निकालकर सबका क्या कर लिया, समेशन कर लिया, राइट। प्लस प्लस ये P क्या है, तो P है तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू, और ये I क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए तो अल्टीमेटली आपको बॉन्ड का प्राइस पता चल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूले का मतलब वही निकलता है, और जो मैंने नीचे अलग से नोट डाउन करवाया इस फॉर्मूले का मतलब भी वही निकलता है, राइट। तो दोनों भी फॉर्मूले का मतलब क्या है आपका यहाँ पर सिमिलर है। चलो तो बड़े आगे, यस। तो यहाँ पर देखो जो आप लोग फॉर्मूले में C यूज कर रहे हो वो है आपका कूपन पेमेंट, कूपन मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप एक एक करके मतलब भी लिख लो। C का मतलब क्या होता है, कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट। C का मतलब क्या होता है, कूपन अमाउंट। और अगर कूपन अमाउंट नहीं समझेगा तो उसकी जगह आप लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट अमाउंट। कूपन अमाउंट की जगह आप क्या भी वर्ड यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। अच्छा, दूसरा N मतलब मैच्योरिटी पीरियड, N मतलब मैच्योरिटी पीरियड, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स भी बोल सकते हो आप इसको, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अभी हम लोग YTM का फिलहाल में कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और P का मतलब, अब P के दो मतलब है, एक तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपने इन्वेस्ट किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में P0 से भी डिनोट करते हैं, राइट। और उसके अलावा R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बॉन्ड का, ठीक है। तो बॉन्ड का ये मैं पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, इसके बाद लेटर डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है।
जस्ट पहले एक एग्जाम्पल से इस बात को पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्विकली ये एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो। ऐसा पूरा पूरा नहीं भी लिखूंगी, इतना डिटेल तो चलेगा, पूरा पूरा डिटेल में एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चलो मैं लिखवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू होप सभी को समझती है। फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड का वो प्राइस जो बॉन्ड के सर्टिफिकेट पर मेंशन किया गया हो। तो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, 1000 रुपीज। कूपन रेट कितना है, कूपन रेट है आपका 7%, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है 1000, कूपन रेट कितना है इज 7%। और ये कैसे पेड होने वाला है, एनुअली, मतलब कि पर एनम का दिया हुआ है। जो कूपन रेट है वो कैसा है, पर एनम है। हियर द YTM, अच्छा आपको सीधा YTM की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है। इल्ड टू मैच्योरिटी मतलब आपको डायरेक्टली क्या पता चल गया कि मैच्योरिटी तक जो आपको इल्ड जो मिलने वाला है या रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो क्या रेट से होने वाला है, 7% पर एनम के हिसाब से। और द मैच्योरिटी पीरियड इज 3 ईयर्स, और इसके बोलता है मैच्योरिटी पीरियड कितनी रहने वाली, 3 ईयर्स, मतलब कि एन कितना रहने वाला है, 3 ईयर्स। और उसके अलावा बोलता है द मैच्योरिटी पीरियड इज 3 ईयर एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना रहेगा, बोलता है विल बी रिपेड एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलने वाला है, 1000, मतलब जिसको आप फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं या इसको आप P1 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के समय मिल रहा है पैसा, राइट। सो आपका मैच्योरिटी वैल्यू कितना रहने वाला है, मैच्योरिटी वैल्यू रहने वाला है 1000 रुपीज, राइट। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, सो अब हम इसका अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो कैसे करना है हमने सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो गई, राइट। अब इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बॉन्ड प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड प्राइस, या आप इसको बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड प्राइस, राइट। तो हमें क्या करना है, बॉन्ड का प्राइस या फिर वैल्यूएशन हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे बॉन्ड की प्रेजेंट में प्राइस कितनी है, हमें ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए आ जाते हैं, कैसे करेंगे देख लेते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन था वो हम लोगों ने क्या किया, नोट डाउन कर लिया एज अ गिवन। तो सबसे पहला आप लोगों को देखो फेस वैल्यू दी थी, राइट। तो ये फेस वैल्यू का यूज कहाँ पे करना है, फेस वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, 1000 रुपीज, ये गिवन फिगर था। अच्छा, फेस वैल्यू का पूरे सवाल में कहाँ काम आएगा, मात्र एक जगह पर काम आएगा, कहाँ, जब आपको कूपन अमाउंट निकालना हो, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू दिया था और कूपन रेट भी दिया था क्या, ये दो चीजें दिया था। कूपन रेट का मतलब ये होता है कि आपको बॉन्ड के ऊपर क्या रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है, कूपन अमाउंट कितना मिलने वाला है, 7% था क्या, यस सर। तो आपको कूपन अमाउंट निकालना है, कैसे निकालना है, कूपन अमाउंट, या इसी को इंटरेस्ट अमाउंट भी बोल सकते हो। कैसे निकलेगा कूपन अमाउंट, इसी को कूपन अमाउंट को आप इंटरेस्ट अमाउंट भी बोल सकते हो, जिसे हम जनरली C से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, जो भी आपका कूपन का रेट है वो, यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे हम डिविडेंड निकालते थे ना, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, बस वही है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, तो कूपन का अमाउंट निकल जाएगा। कितना हमारे पास फेस वैल्यू 1000 और कूपन का रेट कितना है 7%, तो 1000 का 7% कितना हो जाता है 70 रुपए। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, कूपन अमाउंट है, वो फिक्स्ड हो चुका है कि आपको एवरी ईयर कितने रुपए मिलने वाले हैं, 70 70 70। ये ब्याज के तौर पे मिलेगा आपको, ये इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा आपको, राइट। ये कैसे मिलने वाला है आपको, इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिलने वाला है, राइट। यहां तक बात क्लियर है, यस। यहां तक होप सभी को बात क्लियर है। अब हमें कूपन अमाउंट तो पता चल गया, नाउ हमें हमारे बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब कि उसकी आज की कीमत निकालनी है। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 3 ईयर्स की, ओके। यानी कि मुझे ये जो कूपन अमाउंट है ये 70 रुपए मुझे पहले साल में भी मिलेगा, मुझे दूसरे साल में भी मिलेगा, मुझे तीसरे साल में भी मिलेगा, राइट। तो मुझे 3 साल तक लगातार ये 70 रुपए आते रहेंगे क्या, बिकॉज ये फिक्स्ड इनकम है, तो 3 साल तक ये 70 आएगा। और तीसरे साल में जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब मुझे मेरे जो मैच्योरिटी में मिलने वाला पैसा वो भी मिलेगा क्या, मैच्योरिटी में कितना मिलने वाला था 1000 रुपए, तो मैच्योरिटी के समय पर मतलब तीसरे साल में मुझे 1000 रुपए और मिलेंगे क्या,
मतलब ये 70 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 70 के साथ मुझे और क्या भी मिल जाएगा, 1000 रुपये और मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ 1070 रुपये मिलने वाले मुझे तीसरे साल के एंड में। 70 रुपये कूपन के और 1000 रुपये मैच्योरिटी के, इस तरीके से 1070 रुपये मिलेंगे। एग्री? तो यानी कि मेरे पास 3 साल में इतने पैसे मुझे इस टोटल बॉन्ड से मिलने वाले। कितने साल में? 3 साल में। तो नाउ मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा? तो इसको डिस्काउंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्काउंट कर देंगे। कैसे डिस्काउंट करेंगे? 1 प्लस आर। आर कितना था? आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको यहां पर YTM के नाम से दिया हुआ है 7%। अब ये इत्तेफाक है कि कूपन रेट भी 7%, YTM भी 7%। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेम हो। ये क्वेश्चन के अंदर इत्तेफाक है कि दोनों क्या है? सेम है, राइट? ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं कौन सा 7% ले रहा हूं? कूपन रेट वाला नहीं ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? YTM, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो वाला 7% ले रहा हूं। तो 0.07, यहां पर भी 0.07 और यहां पर भी 0.07, राइट? तो 1 प्लस आर हो गया। अच्छा, टू दी पावर एन, इसको कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है? 1 साल के बाद मिल रहा है, मतलब ये पैसा जस्ट आफ्टर 1 ईयर मिल गया, तो इसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। इसको 2 साल बाद मिल रहा है, 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। ये 3 साल बाद मिल रहा है, तो इसको 3 साल के बाद या 3 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। कैसे करेंगे? होप आप लोगों को डिस्काउंटिंग करते आता है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो सीख लेंगे। उस बात को भी सीखने के लिए तो आए यहाँ, ठीक है? तो हर एक चीज क्या कर लेंगे? छोटी से छोटी चीज को भी सीख लेंगे। होप सभी के पास कैलकुलेटर है। अब ये मत बोलना सर कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है? ये मत बोलना कि सर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। और कोशिश करना, ठीक है, वह तो ये बात अब यहाँ पर आने के बाद बतानी नहीं चाहिए, बट कोशिश करना अगर आपके पास GT फंक्शन वाला कैलकुलेटर हो जिसमें GT की बटन हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है और बिल्कुल इजीली आपके आंसर्स आ जाते हैं। चलो, तो मैं पहले विदाउट कोई शॉर्टकट सिंपल मेथोडोलॉजी और जो बोलते हैं ना एक सिंपल टेक्निक, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, मतलब ये कैलकुलेशन को बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एज पर द बदमाश रूल, आई मीन टू से बॉडमास रूल। बोलते हैं ना ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तो हम पहले जितने ब्रैकेट्स है ना पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.07 टू द पावर 1 प्लस 70, ये भी क्या आ जाएगा आपका? 1.07 टू दी पावर 2 और 1070 रुपीज 1.07 टू दी पावर 3, राइट? तो चलिए अब मैं पहले क्या कर रहा हूं, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं डायरेक्टली 2 स्टेप में आंसर ला सकता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, लेकिन एक एक स्टेप हम लिख कर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से तो आंसर नहीं दिखाओगे ना, आपको तो एक एक स्टेप लिखने पड़ेंगे, रिटन एग्जाम है, तो इसलिए हम लोग एक एक स्टेप दिखाते हुए चल रहे हैं, राइट? ओके, तो 1 पॉइंट आप कैलसी पर देखो, इसको डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करना है, कंपाउंडिंग करना है। 1.07 का पावर 1 का वैल्यू कितना आना चाहिए? इतना ही आएगा क्या? सेम ही आएगा, इंटू 1 है मतलब एक ही टाइम मल्टीप्लाइड करना है इसको। यस, 70 डिवाइडेड बाय 1.07 था, इसका स्क्वायर करना है, तो इंटू इज इक्वल टू, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.1449, राइट? यही आएगा, करेक्ट? और अब यहां पर हमको क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब मतलब 3 टाइम लेना, 1.07 जो है उसका क्यूब करना है, तो वो भी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1.225043, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा सही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, आपको भी पता चल जाएगा, राइट? चलो अब क्या करना है, ये 70 को डिवाइड करना है इससे, तो डिस्काउंटिंग वैल्यू आ जाएंगे 1 साल के बाद की। 70 डिवाइडेड बाय 1.07, तो ये कितना आ जाता है? 65.42 रुपीज, प्लस 70 डिवाइडेड बाय 1.1449, तो आंसर कितना आ जाता है? 61.14, प्लस 1070 डिवाइडेड बाय 1.225043, तो ये आ जाता है 873.44, राइट? सो तीनों अमाउंट को अगर मैं जोड़ दूं, तीनों अमाउंट को अगर मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास 999.99, मतलब कि राउंड फिगर इसको 1000 ही रुपए बोल देना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है? तो राउंड फिगर मेरे पास जो मेरे बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू जो आती है ना, प्रेजेंट वैल्यू, या फिर मैं बोल सकता हूं जो मेरे बॉन्ड का प्राइस निकल कर सामने आ रहा है वो 1000 रुपए आ रहा है। मतलब कि आज भी बॉन्ड की प्राइस 1000 रुपए है,
राइट। आज बॉन्ड की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपीज आज बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। जो मुझे जिस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है आने वाले साल में, उनको मैं डिस्काउंट करके आज उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं कि आज प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी है, तो प्रेजेंट में भी उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1000 रुपीज आ रही है। अगेन दिस इज ओनली कोइंसिडेंट कि आपकी फ्यूचर वैल्यू भी 1000 और प्रेजेंट वैल्यू भी 1000 है। दिस इज जस्ट कोइंसिडेंट, राइट, क्योंकि आपका कूपन अमाउंट भी सिमिलर परसेंटेज था और आपका जो YTM है वो भी सिमिलर परसेंटेज था। सो होप आपको ये बात भी क्या है, क्लियर है, किस तरीके से आपने यहाँ पर बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट प्राइस निकाला, राइट। ये बात सभी को क्लियर है। चलो, तो होप ये बात सभी को क्लियर है। अच्छा, यही सेम कैलकुलेशन अगर मुझे काय पे करना होता, कैलकुलेटर पे करना होता, और बिल्कुल मुझे विद इन अ सेकेंड अगर आंसर देना है तो मैं कैसे दूंगा, ठीक है। होप आपको कैल्सी क्या है, विजिबल है, और नहीं भी है तो एटलीस्ट आप लोग प्रॉपरली सुनते जाओ मैं क्या कमांड दे रहा हूँ। 70 रुपए, तो सबसे पहले मैंने क्या टाइप कर लिया, 70। अच्छा, कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है इसको, 3 साल के लिए डिस्काउंट करना है क्या, 70 रुपए को 3 साल के लिए डिस्काउंट करना है, तो डिवाइडेड बाई 1.07, ठीक है। ये तो मैंने डिस्काउंटिंग रेट लिख दिया, एक बार इक्वल्स टू, दूसरी बार इक्वल्स टू, तीसरी बार इक्वल्स टू, ये 70 रुपए क्या हो गया, 3 साल के लिए डिस्काउंट हो गया। एंड दो जीटी की बटन, फिर क्या है, जीटी की बटन, यानी कि ये आपका जो 70 रुपए जो 3 साल के लिए डिस्काउंट हुआ ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल गई 183.70 रुपीज, ठीक है। इसको मैंने मेमोरी प्लस में रख दिया, मतलब M प्लस में रख दिया। अब मुझे और किसको डिस्काउंट करना था, वो मैच्योरिटी अमाउंट को भी डिस्काउंट करना था क्या, जो 1000 रुपए था, तो 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 1.07, पहले साल के लिए डिस्काउंट किया, दूसरे साल के लिए डिस्काउंट किया, तीसरे साल के लिए डिस्काउंट किया, और तीसरे साल का जो डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू आ रही है वो आ रही है 816 रुपए 29 पैसे, राइट। तो हमें यहां पर जीटी नहीं करना है, क्योंकि हमें तो मैच्योरिटी डायरेक्टली थर्ड ईयर के एंड में ही मिलने वाली है, तो इसको डिस्काउंट नहीं करना, राइट। ये सीधा तीसरे साल के एंड की वैल्यू है हमारी, तो इसको भी मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया, और जैसे ही मैं MRC डालता हूं तो आपके सामने 999.999999 आंसर आ रहा होगा। इट मींस 1000 रुपीज आपका क्या है, मैच्योरिटी, अपना प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड का, राइट। बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपके पास, 1000 रुपीज। तो हम डायरेक्टली कैलसी पर भी कर सकते हैं, वेरी फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाता है, विद इन अ मिनट आपका आंसर आ जाता है, राइट। और मैंने यहां पर क्या किया था, जो तीसरे साल में वैल्यू मिलने वाली थी 70 रुपए और 1000 रुपए, दोनों को प्लस करके एक ही बार में कर दिया। नहीं तो आप यहां पर इसको और तोड़ के भी कर सकते थे, आप इसको कैसे भी कर सकते थे, इसके दो पार्ट कर सकते थे, पहले 70 रुपए को अलग से करते और 1000 रुपए को अलग से करते, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते थे, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर आप पॉइंट को कंसीडर कर सकते थे, राइट। तो होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है, इसलिए मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। ये जो अभी हम लोगों ने जो बात किया ना, जो क्वेश्चन का जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया, तो यहां पर हम लोगों ने जो फेस वैल्यू थी, इशू भी हमने फेस वैल्यू पर ही किया था। मतलब हमने जो भाव फेस वैल्यू का था उसी भाव पे क्या कर दिया, इशू कर दिया, और जो मैच्योरिटी पर जो अमाउंट देना था, मतलब कि 3 साल के बाद, वो भी हमने काय पर दे दिया, ऑब्वियस है फेस वैल्यू पर ही दे दिया। तो 3 तरीके के प्राइस होते हैं, कौन कौन से 3 सिनारियोज होते हैं। एक तो हम मैच्योरिटी पर पार पे ही करें, पार मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पर ही, मतलब जितने रुपए की फेस वैल्यू है उतने ही प्राइस में हम सोल्ड कर रहे हैं, उसी पर मैच्योर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एट पार वैल्यू। मतलब पार मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उसी प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, मैच्योर्ड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा होता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड मतलब जो फेस वैल्यू है उससे कम भाव, जैसे कि अगर मेरी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, ठीक है, तो इसमें से मैं 10% अगर लेस कर दूं तो 900 रुपए मेरा क्या है, सपोज ये अगर प्राइस है, ये मेरा अगर प्राइस है, इसका मतलब मैंने अपने बॉन्ड को 10% डिस्काउंट पर, डिस्काउंट मतलब 10% कम वैल्यू पर इशू किया हुआ है या रिटर्न किया हुआ है, तो ये होता है डिस्काउंटेड बॉन्ड। और अगर प्रीमियम शब्द यूज कर दे, प्रीमियम बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा भाव पर हम इशू कर रहे हैं। जैसे 1000 रुपीज है तो उसमें अगर मैं 10% अगर प्लस कर दूं प्रीमियम के, यानी कि उसका प्राइस 1100 रुपए चलेगा।
तो तीन तरीके के आपको कॉन्सेप्ट आएंगे प्राइसिंग के टाइम पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है जितना का फेस वैल्यू उतने में दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है जितने की फेस वैल्यू उससे कम में दिया। प्रीमियम की वैल्यू होती है जितने की फेस वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू में दिया, राइट। तो ये तीन बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था, आप जो आंसर की है, सॉल्यूशन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या किया गया, कूपन अमाउंट निकाला गया, ये सेम काम हमने भी किया था। फिर डायरेक्टली बॉन्ड का क्या कर दिया गया, फॉर्मूला यूज कर दिया गया। हालांकि फॉर्मूले के अंदर काम वही किया गया जो हमने किया है। ये पहले साल के लिए डिस्काउंट किया, फिर ये दूसरे साल के लिए डिस्काउंट किया, ये तीसरे साल के लिए डिस्काउंट किया, और फिर ये तीसरे साल में ही जो 1000 रुपये मिलने वाले थे उसको भी डिस्काउंट किया। और ये एक एक साल की वैल्यू निकाल रही है। मैंने ये 2 साल की और ये दोनों की मिला के एक साथ निकाल दी थी वैल्यू। ऐसे करके हमारा भी आंसर कितना आया था, 1000 रुपीज, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और इसका शॉर्टकट वे बताता हूँ, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन है ना, बहुत सारी चीज सीख लो क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। एक इसी का इतना लंबा चौड़ी पंचायती अगर नहीं करनी हमको, ठीक है, सीधा सीधा हम लोगों को क्या करना है, एक और सर इसका अल्टरनेटिव, छोटा फॉर्मूला नहीं कि सर इतना बड़ा बड़ा हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कुछ इसका अल्टरनेटिव बताओ ना। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है, बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू, देखो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझते हुए चलोगे ना, फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो हम लोग ने किया कूपन, ठीक है, 1 प्लस YT, मतलब कि ये जो 70 रुपए डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट अमाउंट है क्या? ये जो मेरी कूपन की अमाउंट है कांस्टेंट है क्या? यस। और कांस्टेंट अमाउंट को कितने साल तक डिस्काउंट करना है? 3 साल तक के डिस्काउंट करना है। तो एक काम करो, ये कांस्टेंट अमाउंट है, इसीलिए आप सीधा सीधा हर साल डिस्काउंट न करते हुए 3 साल का सीधा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दो, जिसे हम क्या बोलते हैं, PVIAF। सर क्या है इसका मतलब? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर, जहां पर हम लोग इसे कितने साल के लिए डिस्काउंट करने वाले हैं और क्या रेट से डिस्काउंट करने वाले वो लिख लो। जैसे कि इसको हम लोग 3 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे और क्या रेट से डिस्काउंट करेंगे, 7% के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे, राइट। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कूपन अमाउंट जो कि फिक्स्ड है, कितनी है, 70 रुपए, राइट। और मुझे PVF कितने साल के लिए चाहिए, मुझे चाहिए 3 साल के लिए, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहिए, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहिए। तो ये PVIF कैसे निकलता है, इसका एक एन्युटी टेबल भी आता है और आपके पास कैलसी पर भी निकल सकता है, ठीक है। तो आप कैलसी पर कैसे निकालोगे, अगर आपको कैलसी पर निकालना ही है तो आप कैलसी पर कैसे निकालोगे, तो निकालो 1 डिवाइडेड बाय, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करते जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, और फिर इसके बाद 3 बार इक्वल्स टू दबाने का, एक बार इक्वल्स टू, फिर दूसरी बार इक्वल्स टू, फिर तीसरी बार इक्वल्स टू। 3 बार इक्वल्स टू दबा दिया, फिर क्या दबा देने का, GT, फिर क्या दबा देने का, GT दबा दिया। तो देखो आपके सामने वैल्यू आ रही होंगी इसके 2.6243 समथिंग 16 ऐसा कुछ आ रहा होगा, और आपका कूपन अमाउंट कितना है, 70 रुपए, करेक्ट। आपका कूपन अमाउंट कितना है, 70 रुपए प्लस, यानी कि आपने क्या किया, सीधा जो 70 रुपए ना 3 साल के लिए एक बार में डिस्काउंट कर दिया। मतलब जो अलग अलग 3 साल तक कर रहे थे ना, तो 3 साल तक अलग अलग डिस्काउंट ना करते हुए एक बार में कर दिया, और इस डिस्काउंटिंग रेट को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर निकला था उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू आ जाएंगे 183.70 रुपीज, मतलब 183 रुपये 70 पैसे। ये डिस्काउंटेड वैल्यू है 3 साल के कूपन अमाउंट की, प्लस मैच्योरिटी अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको आप P से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहां पर PVIF, यहां एन्युटी फैक्टर नहीं लेंगे, यहां GT यूज नहीं करेंगे, इसको भी हम डिस्काउंट करेंगे 3 इयर्स के लिए विथ 7%, लेकिन यहां पर GT फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। यहां हम काय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, GT फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1000 रुपीज है, और PVIF की बात करूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो चलो इसको भी कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.07, और फिर एक बार इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स टू, 3 बार। और यहां GT मत दबाना, यहां क्या ना दबाना, GT ना दबाना, यहां सीधा सीधा कैलकुलेशन करना। 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, एक बार इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स टू, तीसरी बार इक्वल्स टू,
राइट। और आपके सामने रिजल्ट आ रहा होगा 0.816297 ऐसा कुछ तो भी। तो ये वैल्यू एज इट इज, इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर देना। तो इसको जैसे ही मैंने 1000 से मल्टीप्लाइड किया तो मेरे सामने आंसर कितना आ गया, 816 रुपये 29। राउंड फिगर इसको मैं 30 पैसे कर देता हूँ, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद फाइनल आंसर हमारा ये। तो दिस इज अवर बॉन्ड प्राइस। मतलब कि इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये हो सकता है जो मैं यहाँ पर अभी रेड कलर से लिख रहा हूँ। बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू कूपन अमाउंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर प्लस जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है इनटू PVIF। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, राइट। लेकिन इसमें अपने को बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि भाई हमारा ये मैच्योरिटी और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने ड्यूरेशन का है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमको क्लियर रखना है अपने माइंड में, राइट। तो ये भी हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डन। तो होप इतनी बात आप लोगों को क्या हो रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम एग्जांपल है, सेम ऊपर का ही सेम, बस अब आप लोगों को जो YTM है, मतलब कि जो हम लोग जो डिस्काउंट जो कर रहे थे वो 7% की जगह पे 8% से करना है। तो ये क्या है आपके लिए, होमवर्क है। 7% जो डिस्काउंट रेट था, देखो कूपन अभी भी 7% है, मतलब कि 70 रुपए का कूपन अमाउंट आएगा, लेकिन जो डिवाइड में हम 1.07 ले रहे थे उसकी जगह 1.08 लेना है, राइट। तो ये पहला आपके लिए क्या है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या करना है, 7% की जगह 8% का मैच्योरिटी अमाउंट कंसिडर करना है। डन। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, ये एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। सेम चीज है, बस अब आप लोगों को क्या करना है, जो YTM है मतलब कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 7 या 8% की जगह कितना लेना है, 6% लेना है। बाकी रेस्ट इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ YTM बदलते जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने एक बार ट्राई करना है, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्या करना है, ट्राई करना है। बिल्कुल 5 मिनट, 2 मिनट लगेंगे टोटल। 5 मिनट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इससे आपको एक और बात समझ में आएंगी, जैसे कि मैं जितना कूपन अमाउंट है अगर उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा हूं तो मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, कम आएगा। और अगर मेरा जितना कूपन रेट है उससे अगर मैं कम YTM ले रहा हूं तो मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, ज्यादा आएगा। इसका सिंपल सा गणित है, देखो बेस में मतलब कि आप न्यूमरेटर में जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना आंसर बड़ा आएगा, और जितना बड़ा वैल्यू न्यूमरेटर में लोगे, डिवाइड में लोगे, उतना आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। ये IRR के टाइम पर भी आप लोगों ने बात को सिखा रहा होगा, राइट। तो ये 2 आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, होमवर्क रहने वाले। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होमवर्क रहने वाले जो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। कौन से वो क्वेश्चन है देख लीजिए जरा। चलिए, तो मैं अभी आप लोगों के होमवर्क वाली जो शीट है उस पर आ गया हूँ, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क करना है। क्या बोलता है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है, तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई दिया क्या है। तो दिया है अ पर्सन विल रिसीव ₹6,000 आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल के बाद पैसे मिलने वाले, मतलब ये P है क्या, मैच्योरिटी अमाउंट है क्या, P1 है। 8 साल बाद कितना पैसा मिलने वाला है, ये N है 8 साल। और डिस्काउंट रेट कितना है, डिस्काउंट रेट है 10%। डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर कूपन अमाउंट के बारे में तो बोला नहीं है, कूपन अमाउंट के बारे में नहीं बोला है तो छोड़ दो। जब कूपन अमाउंट के बारे में बोला ही नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सीधा P डिवाइडेड बाई 1 + R⁴ n, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। P0 निकालने का, यहां पर P का मतलब किससे है, P1 से है। तो आपके पास 6,000 रुपीज है, डिवाइडेड बाय 1.010⁸ चलो करेंगे कैलसी पर, कैसे निकलेगा, 6,000 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल्स टू टप 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 कितने बार, 8 बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 8वां। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 2,799 रुपीज समथिंग, यस। तो अ पर्सन विल रिसीव, ये 8 साल के बाद इतना मिलने वाला, तो उसकी आज वैल्यू कितनी रही होंगी, तो आज उसकी वैल्यू 2800 रुपये अप्रॉक्स रही होंगी, राइट। तो सिमिलरली आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है, सिमिलरली ये एग्जांपल नंबर 2 ट्राई करना है,
फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करना है, सेम है, और एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करना है, सेम है, सिर्फ वैल्यूज बदली है मैंने, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इधर के 4 और उधर के 2, ऐसे 6 क्वेश्चन करना है। एंड बिलीव मी 15 से 20 मिनट बहुत हो गए इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे करने के लिए। 15 to 20 मिनट इज इनफ, राइट। और आई गेस आप इतना समय तो निकाल कर सॉल्व कर ही सकते हो, करेक्ट। चलिए, सो ये क्वेश्चंस आप भले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे एप्लीकेशन पर अलाउ नहीं करता, इसलिए हम लोग शेयर भी कर देंगे। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जितने भी स्टूडेंट एप्लीकेशन पर ये क्लास देख रहे हैं, तो उन लोगों को ऑलरेडी इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी, तो वहां से सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डन। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, विराम लगाएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।